नाज़रीन, जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, अब तो ऐसा लगता है कि अगर यहां हम जंग से बच गए और रीजन और दुनिया जंग से बच गई तो यह एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। और ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि तीर कमान से निकल चुका है और सूरत हाल जो है वो इरिवर्सिबल पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है। अमेरिका एक रिकॉर्ड मिलिट्री बिल्डअप कर चुका है, लेकिन जरा देखिए खबर क्या सामने आ रही है। अमेरिका ने 50 मजीद फाइटर जेट्स रीजन की तरफ भेज दिए हैं और रीजन में 50 मजीद अमेरिका के जदीद त्यारे पहुंच रहे हैं और ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ जेट्स मौजूद हैं, लेकिन मजीद ये 50 भेजे गए हैं। और जो जेराल्ड फोर्ड आ रहा है उसके ऊपर भी 75 से 90 तक जो फाइटर जेट्स है वो हो सकते हैं और 50 अभी फिर जब वो आ रहे हैं। बरतानिया अलग से जब डिप्लॉयमेंट कर रहा है तो ये तो सूरत हाल वहां तक चली जाएगी कि कोई 1000 के करीब जो फाइटर जेट्स हैं उन तक नंबर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि इजराइल के पास जो वो 345 इजराइल के पास है और सैकड़ों जो है वो अमेरिका लेकर आ रहा है। उनके सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अगर हम जेट्स देखें तो 200 के करीब तो वो बनते हैं, ठीक है। और तमाम जो उनकी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो कुल मिला के ये 1000 के करीब तादाद जब वो पहुंच जाएगी, 600-700-800 तक तो ये पहुंची हुई है। तो इतनी बड़ी एयर पावर, अच्छा अमेरिका के पास टोटल जब वो 5000 जेट्स हैं तो उसका यानी 1/5 जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया है और 1000 के करीब वो अपने जेट्स यहां पर डिप्लॉय कर रहे हैं। मेजर अपने नेवल और एयर एसेट्स यहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो दैट मींस के वो यहां पर एक फैसलाकुन जंग जब लड़ने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बैकफायर हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिका अपनी ताकत का एक मेन हिस्सा जो है वो यहां पर गंवा बैठेगा। ईरान भी खामोश तो नहीं है, ईरान भी तैयार है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ईरान 2003 के बाद ये श्योर था कि ईरान पर भी हमला होगा एक न एक दिन। जब इराक पर हमला हुआ है तो ईरान भी श्योर था कि उस पर एक न एक दिन अटैक होगा। तो ईरान 2003 से इस जंग की तैयारी कर रहा है और अब ईरान के साथ मशरिक की 2 सबसे बड़ी ताकतें वो भी आ गई हैं और चाइना सबसे बढ़कर जो मशरिक की सबसे बड़ी ताकत है और एशिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर और एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया में इमर्ज कर रहा है। चाइना ईरान की मदद को आ गया है, रशिया ईरान की मदद को आ गया है। हालांकि रशिया जो है वो अमेरिका के और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन इस वक्त रशिया जब ईरान के साथ खड़ा है। बड़ी खबर यह है कि रशिया और ईरान की ड्रिल्स अनाउंस हो गई हैं। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर रशिया और ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर ड्रिल्स करने जा रहे हैं। और ये वो एरिया है जहां पर ऑयल टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं, जहां पर ईरानी, चाइनीज, रशियन ऑयल टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं। तो वहां पर रशिया और ईरान जो ड्रिल्स करने जा रहे हैं। और चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने अपना जो सबसे एडवांस जो शिप है वो यहां पर डिस्ट्रॉयर भेजा है और ये स्पाई शिप भी है और इसकी रेंज जो वो 6000 किलोमीटर है और ये बहुत सारे काम करता है। बहुत ये यानी जंग के लिए इंतहाई जरूरी है। ये अंडर वाटर जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। क्या नेवी की एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, एयर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, ये उस सब को मॉनिटर करता है। क्या डिप्लॉयमेंट की जा रही है ये उसको मॉनिटर करता है। जो सर्विलेंस है उसका काम करता है, इंटरसेप्ट करता है डिफरेंट कम्युनिकेशंस को। तो ये आया है तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो पीछे हट गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जहां पर खड़ा था वहां से थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि तो अब ईरान की ऑलरेडी ड्रिल्स स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर हो रही हैं। उन्होंने कुछ देर के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद भी किया है। अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो ईरान और रशिया की ड्रिल शुरू हो रही हैं और चाइना की अभी ड्रिल्स नहीं हो रही हैं। चाइना भी मौजूद है, यानी थोड़े फासले के ऊपर ईरान और रशिया ड्रिल्स कर रहे होंगे, चाइना थोड़े से फासले पर खड़ा होगा और एट एनी टाइम यानी अगले नेक्स्ट स्टेप के अंदर चाइना भी इसमें शामिल हो जाएगा। ईरान, रशिया और चाइना की ड्रिल्स हो जाएंगी। फिलहाल ये ईरान की हो रही हैं, कल ईरान और रशिया की हो जाएंगी और अगले किसी फेज के अंदर ईरान, रशिया और चाइना की हो जाएगी। ये सारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यानी चाइना मौजूद है, ड्रिल्स में हिस्सा नहीं ले रहा है। तो ये एक उनकी जो स्ट्रेटजी है। लेकिन उनके जो ये मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर्स हैं ये मुकम्मल सर्विलेंस कर रहे हैं कि अमेरिकी नेवी क्या कर रही है, अमेरिकी एयरफोर्स जो है वो क्या कर रही है, इजराइल क्या कर रहा है, कहां पर क्या डिप्लॉयमेंट हो रही है। चाइना के जो सैटेलाइट्स है वो एक्टिव हैं और चाइना जो ईरान को रडार्स दे रहा है, जो बाकी टेक्नोलॉजी दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो ईरान पर हमला हुआ है जनवरी के अंदर, अभी 1 माह पहले जनवरी के अंदर जो ईरान पर अटैक हुआ है, अगर चाइना ना होता और रशिया ना होता तो ईरान सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हमला बहुत घातक हमला था। अंदर से ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। अगर रशिया और चाइना ईरान को
वो टेक्नोलॉजी ना देते जिसने स्टारलिंक को डिफीट किया, दुनिया का सबसे घातक वेपन, अगर रशिया और चाइना ईरान को टेक्नोलॉजी ना देते जिससे स्टारलिंक डिफीट हुआ, तो शायद ईरान जब डिस्टेबलाइज हो चुका होता। क्योंकि जो ही स्टारलिंक डिफीट हुआ है 48 घंटों के अंदर अंदर सारा वायलेंस खत्म हो गया। क्योंकि जो सारे ये मिलिशिया थी और जो एजेंट्स थे, उनका जो आपस में कम्युनिकेशन है वो कट गई। तो ये रशिया और चाइना ही है जिसने यानी पिछले महीने में जो ईरान पर अटैक हुआ है उससे ईरान को जब वो सपोर्ट किया है। तो टेक्नोलॉजी वेपन वो भी सारे दिए जा रहे हैं, और लेकिन बाहर यानी ओशंस के अंदर और उनके सैटेलाइट्स वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, और मुकम्मल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन ये सारी जब वो की जा रही है। ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो आज हो रहा है वो पहले से तय है, यानी जो आज हो रहा है या आगे होने जा रहा है उसके लिए बहुत बार हमें पीछे जाना पड़ता है कि पीछे क्या चीज तय हुई थी, ठीक है ना। तो हम 2002 के अंदर अगर जाएं तो 2002 में नेतन्याहू जो है वो कांग्रेस में बैठा हुआ है और 3 मुल्कों को डिस्ट्रैक्ट करने की जब वो बात कर रहा है, इराक, लिबिया एंड थर्ड वन इज ईरान। इराक, लिबिया और ईरान की नेतन्याहू बात कर रहा है कि इन तीनों के ऊपर जो अटैक करना चाहिए। इराक और लिबिया जो है वो तबाह हो चुके हैं, तो ये थर्ड कंट्री है ईरान जिसके ऊपर वो कब से नजरें जमाकर बैठे हुए हैं और इसको वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल और ज़ायनिस्ट जो हैं वो डील, ऐसी डील भी नहीं चाहते हैं कि जिसमें ईरान सारी डिमांड्स मान ले, फिर भी उनको वो डील कबूल नहीं है। यानी अब वो खुलकर ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ईरान पर हमला ही हो, हमले के अलावा हम किसी चीज पर एग्री नहीं होंगे। यानी जो डिमांड्स अमेरिका दे रहा है, अगर वो तमाम की तमाम डिमांड्स मनोवन ईरान मान भी ले, और इसका मतलब यह होगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया अगर वो सारी डिमांड्स मान ले, फिर भी ज़ायनिस्टों को यह कबूल नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान पर हमला ही करना चाहिए। अब इसमें क्या लॉजिक है कि वो हमला ही क्यों करवाना चाहते हैं? अगर ईरान फलस्तीन की सपोर्ट छोड़ दे, अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम कर दे, फिर भी उनको यह कबूल नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, फिर भी अटैक होना चाहिए। तो इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये देखिए कि इराक और अमेरिका की जंग हुई, फातेह कौन हुआ? नाइदर इराक नॉर यूएसए। अमेरिका भी तो इस जंग में फातेह नहीं हुआ है। आप देखिए कि अमेरिका ने कीमत कितनी बड़ी चुकाई है एक इराक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इराक तो कोई खतरा नहीं था अमेरिका के लिए। 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्चा आया, और उसके ऊपर जो सूद है वो, यानी जो इंटरेस्ट है, जो कर्जा लेकर जंग हुई ना, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अभी भी अमेरिका दे रहा है। तो वो 2 ट्रिलियन डॉलर उस वक्त खर्चा आया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है अमेरिका अभी तक दे रहा है। और जो उसमें फौजी जख्मी हुए उनकी जो इंश्योरेंस है और उनकी हेल्थ केयर है वो भी अमेरिका पे कर रहा है, और थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकी मारे गए। ये कीमत है जो अमेरिका ने चुकाई है। सो यूएस इस जंग में फातेह नहीं हुआ, और इराक तो हुआ ही नहीं, इराक तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस जंग का बेनिफिशियरी कौन था? इस जंग का बेनिफिशियरी इजराइल था, क्योंकि उसी का यह गोल है कि रीजन के कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है, पैरालाइज करना, और फिर इराक और शाम को तबाह करने की नाज़रीन एक और वजह भी थी, बगदाद। ठीक है, बगदाद तारीख, मरकज, गोल्डन एज का जो मरकज था, ठीक है ना, गोल्डन एज का मरकज कौन था? बगदाद था, इल्म का मरकज था। तो उस बगदाद को उन्होंने जोड़ दिया। मतलब जब भी बगदाद का नाम आएगा तो वेस्ट के जहन में दहशतगर्दी, दाइश, ये उनके जहन में आएगा। बल्कि बगदाद तो दुनिया की थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की जो सिविलाइजेशन है उसका मरकज बगदाद है। और फिर ओआईसी वर्ल्ड का, यानी आप चले जाएं तो आज से कई सौ साल पहले बगदाद वो कैपिटल है कि वेस्ट से लोग इल्म हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं हमेशा आपसे ये बात करता हूं कि द बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि जो ओआईसी वर्ल्ड के लिए उनकी दुश्मनी है, और जो ज़ायनिस्टों ने वहां पर फैला रखी है, और ये कि इनको कभी सर ना उठाने दो। और यही दमिश्क की भी अपनी एक हिस्ट्री है, ठीक है ना। दमिश्क भी कैपिटल रहा है और वो भी सिविलाइजेशन का मरकज है, तो उनको भी डिस्ट्रॉय करना उनका मकसद। तो नाइदर इराक वॉज विक्टोरियस, नाइदर यूएसए। तो यहां पर बेनिफिशियरी कौन रहा? इजराइल। इजराइल का बुनियादी गोल क्या है? मुल्कों को डिस्ट्रॉय करना, पैरालाइज करना, उनकी तरक्की के सफर को रोकना। और इसके लिए वो खुद नहीं कर सकते हैं। इजराइल की यह जुर्रत नहीं है कि वो इराक पर आकर अटैक करता, उसकी यह जुर्रत नहीं है कि वो ईरान पर आकर अटैक करे। उसने किया ना, तो उसके घमंड को ईरान ने जब वो चकनाचूर कर दिया। तो
वो वेस्ट का कंधा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, वेस्ट का कंधा इस्तेमाल करके यहां के मुल्कों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जैसे लिंडसे ग्राहाम ने कहा कि इजराइल जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर वेपन बना रहा है। तो उसका मकसद यह है कि एक तो ये मिडिल ईस्ट के मुल्कों को, ओआईसी मुल्कों को डिस्ट्रॉय किया जाए, इनकी डिस्ट्रक्शन के लिए वेस्ट का कंधा इस्तेमाल किया जाए और दरमियान में अपनी ताकत को जो बढ़ाया जाए, और अल्टीमेट उनका गोल जो है वो ग्लोबल रूल करना है। तो अब ट्रंप जो है वो उनके इस ट्रैप में फंस गए हैं। ट्रंप ने जो सबसे बड़ी गलती की है कि इतना बड़ा बिल्डअप आकर कर दिया है, अब यहां से रिवर्सल होना बहुत मुश्किल नजर आता है कि यहां से हम जंग के बगैर यहां से मामला टल जाएगा। जितना बिल्डअप अब हो गया है, अब यहां से वापसी जब नजर नहीं आती है। सो इराक, लिबिया एंड ईरान, अच्छा उन दोनों का कसूर क्या था? तो वो दोनों जो है वो बड़ी आर्मीज बना रहे थे और इसके साथ वो फलस्तीन के सबसे बड़े सपोर्टर थे। एंड सेम इज विद ईरान। ईरान भी चूंकि उसके पास बड़ी आर्मी उसने बना ली है और मजीद ताकतवर हो रहा है और फलस्तीन का वो सबसे बड़ा सपोर्टर है। और अब उन्होंने यही बयानियां टर्की के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया, उर्दुगान के खिलाफ यही बयानियां जो बनाना शुरू कर दिया है। और वो अब ये कह रहे हैं ईरान से भी हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो वो टर्की है। तो जरा देखिए पहले अमेरिका की तरफ से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो हेडलाइंस देखिए। मोर देन 50 फाइटर जेट्स अराइव इन द रीजन विद इन 24 आवर्स इन प्रिपरेशन फॉर स्ट्राइकिंग ईरान। उधर से जराल्ड फोर्ट बहरारूम में दाखिल हो रहा है, तो वो 4-5 दिनों के अंदर वो आ जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल, यूएस has moved dozens of fighter jets toward Middle East. Flight tracker shows, Times of Israel बता रहा है इंडियन मीडिया। Is Trump planning Iran attack? F-35, F-16, F-22 ये जेट्स जब वो मजीद भेजे जा रहे हैं। इंडिया टुडे, US sends F-22, 35, F-16 in major 50 jet deployed in Middle East. अमेरिकी मीडिया, यूएस रशेज मोर देन 50 फाइटर जेट्स टू मिडिल ईस्ट एज ट्रंप सेट्स 2 वीक अल्टीमेटम। ट्रंप ने 2 हफ्तों का अल्टीमेटम जब ईरान को दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, शो ऑफ फोर्स, यूएस सेंड्स 50+ फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-22, F-35, F-16 टू मिडिल ईस्ट अमिड टॉक्स विद ईरान। अच्छा यरूशलेम पोस्ट को देखिए, यूएस सेंड्स ओवर 50 फाइटर जेट्स टू मिडिल ईस्ट इन मिलिट्री बिल्डअप अगेंस्ट ईरान। तो ये यानी कि अमेरिका का ऑलरेडी बिल्डअप और उसके ऊपर ये 50 जेट्स, 50 से भी ज्यादा, जिसमें वैरायटी ऑफ जेट्स हैं। F-35 भी हैं, F-16 भी हैं, F-22 भी हैं। और इसी दरमियान 2 चीजों का अमेरिका को मसला है। देखिए अमेरिका इनमें से किसी भी जंग में फातेह नहीं हुआ, ठीक है ना, अफगानिस्तान में ना इराक में। अच्छा इस वक्त ट्रंप को और अमेरिका को दो बहुत बड़े इश्यूज का सामना है। एक ये कि पब्लिक ओपिनियन वो बिल्कुल इस जंग के हक में नहीं है। बाद वहां पहली जंगों में तो यह हुआ ना कि बाद में पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हुई, यहां पर पहले से ही उनको पता है कि यहां पर असल कहानी क्या है। दूसरी बात यह है कि खुद पेंटागन के अंदर भी एक रिफ्ट बढ़ रहा है। आज पैटी हेजेसन ने मजीद सीनियर जो आर्मी कमांडर्स हैं उनको निकाला है। सो पेंटागन रिफ्ट ग्रोस एज हेजिसित आउस्ट सीनियर आर्मी आइड, सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स को उसने जब वो निकाला है। सो पेंटागन के अंदर भी एक कंसर्न है। तो ये है अमेरिका। उधर ईरान जो है वो भरपूर तरीके से, यानी ईरान के इत्तेहादी जो है वो आ चुके हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो वहां पर एक बड़ी एस्केलेशन देखी जा रही है। ईरान डिफरेंट वेपन जब वो टेस्ट कर रहा है, ड्रोन्स फायर हो रहे हैं, मिसाइल्स फायर हो रहे हैं और उसकी फुटेजेस जब वो जारी हो रही हैं, तो एक भरपूर एस्केलेशन है वहां पर। और अभी जो बॉम्बशेल गिराया है ईरान ने अनाउंस किया है कि टुमारो ईरान और रशिया ड्रिल शुरू कर रहे हैं सी ऑफ ओमान में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में ये वही जगह जहां पर ये जंग होनी है और ये वही जगह जहां पर ये टैंकर जब वो पकड़े जा रहे हैं। जिस मुल्क पर हमला हो रहा होता है और अमेरिका करने जा रहा होता है, उस मुल्क का तो कोई नाम भी नहीं लेता कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। और स्ट्रेटजी भी यही होती है कि उस मुल्क को मैक्सिमम डेमोनाइज, डीमोरलाइज और आइसोलेट करके उस पर अटैक किया जाता है। यहां क्या है, रशिया और चाइना उस मुल्क के साथ ड्रिल्स कर रहे हैं। तो इससे आगे बात क्या हो गई भाई, वो आ गए हैं ना, वो आ गए हैं यहां पर, बता रहे हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। उधर अमेरिका हमला करने के लिए आ रहा है, रशिया और चाइना उसके साथ ड्रिल्स करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे बड़ा और सिग्नल जब वो क्या होगा। सो ईरान एंड रशिया टू कंडक्ट मैनोवर्स इन द सी ऑफ ओमान एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन टुमारो, ये फारस न्यूज बता रहा है। इजरायली मीडिया, ईरान ने क्लोज कर दिया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इन ड्रिल्स एंड रशिया चाइना टू ज्वाइन।
ईरान ने कुछ देर के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का एक हिस्सा जो बंद किया है, सारा नहीं, कुछ हिस्सा उसने बंद किया है। यरूशलेम पोस्ट, ईरान रशिया टू कंडक्ट नेवी ड्रिल्स इन सी ऑफ ओमान टू कम्बैट मैरीटाइम टेररिज्म। ईरान और रशिया ने क्या कहा है, हम यहां पर क्यों ड्रिल्स कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? मैरीटाइम जो ये टेररिज्म हो रहा है, ये जो आकर लुटेरों की तरह टैंकर्स पकड़े जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम यहां पर जो ड्रिल्स कर रहे हैं। अमेरिका से नहीं लड़ने जा रहे हैं हम, या जो मैरीटाइम टेररिज्म हो रहा है इसके खिलाफ हम ड्रिल्स कर रहे हैं। तो जैसे अमेरिका कहता है हम दाइश से लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो ईरान और रशिया भी कह रहे हैं हम यहां पर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। सो ईरान, रशिया एंड चाइना डिप्लॉय वेसल्स फॉर ज्वाइंट ड्रिल्स इन हॉर्मोज स्ट्रेट, ये तेहरान टाइम्स बता रहा है। यानी ये ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। चाइना बैठा होगा सामने, ईरान और रशिया ड्रिल्स कर रहे होंगे, तो वो तीनों की हो रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको पता है ना, कहीं चाइना आगे होता है, कहीं रशिया आगे होता है, तो वो एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। तीनों के वॉरशिप्स यहां पर खड़े हैं, ईरान ड्रिल्स कर रहा है, अब ईरान और रशिया करेंगे, फिर चाइना किसी लम्हे जब वो ज्वाइन कर। अच्छा, अब जो सबसे नाज़रीन इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईरान के अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया भेज रहे हैं, प्राइम हार्डवेयर वो भेज रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो ईरान के साहिलों पर, ओशंस के अंदर, स्पेस के अंदर उनके जो प्राइम टेक्नोलॉजी है वो भी एक्टिव है। चाइना ने अपना सबसे जो एडवांस डिस्ट्रॉयर है, ये दुनिया का वन ऑफ द एडवांस डिस्ट्रॉयर है, वो उन्होंने यहां पर भेजा है। चाइना डिप्लॉयज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर नियर ईरान एज वेस्टर्न अटैक लूम्स। और ये बात ध्यान में रखें कि ये वेस्टर्न अटैक है, ये सिर्फ अमेरिका हमला नहीं करने जा रहा, यूरोपियंस भी तैयार बैठे हैं। तो ईरान ने, चाइना ने दुनिया का जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है वो यहां पर भेज दिया है। ये काम क्या करता है, और ये ऑपरेट इस वक्त कहां पर कर रहा है? अरेबियन सी के अंदर ऑपरेट कर रहा है, जहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है और ये सारे एसेट्स खड़े हैं। ये यहां पर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है। चूंकि मैंने आपको बताया ये दुनिया का एडवांस डिस्ट्रॉयर है, तो ये वो काम कर सकता है जो दुनिया में जिसकी सलाहियत सिर्फ अमेरिका के पास है, ठीक है ना, जो बड़ी ताकतें सिर्फ कर सकती हैं। ये जनाब अली इंटरसेप्ट कर सकता है, जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है। और ये इसकी जो सर्विलेंस कैपेबिलिटीज हैं ये अनबिलीवेबल हैं और मैचलेस हैं। ये समझ लें पूरे रीजन में क्या कुछ हो रहा है, ये यहां पर खड़े होकर ये इसको सर्विलेंस कर रहा है। तो ये डाटा कलेक्ट कर रहा है अमेरिका के जो नेवल टैक्टिक्स हैं, कहां पर कौन सा शिप डिप्लॉय हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहां से हमला होगा, क्या पोजीशनिंग हो रही है, किस पर कितने जेट्स हैं। सो ये अमेरिकी जो नेवल टैक्टिक्स हैं उसको मॉनिटर कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है। इसके साथ जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस है, हवा में क्या हो रहा है, फिजा में क्या हो रहा है, इसको भी ये इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है। चाइनीज एफर्ट्स टू मॉनिटर यूएस मिलिट्री मूवमेंट्स इन द रीजन। इनफैक्ट पूरे रीजन में अमेरिका क्या कर रहा है, ये दुनिया का एडवांस डिस्ट्रॉयर यहां पर बैठकर नोट कर रहा है। और इसकी रेंज मैंने आपको बताया 6000 किलोमीटर है। तो चाइना के आने से जो मामला ऑलरेडी काफी उलझा हुआ था वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। सो अगर आप नोट करें तो ये दो पार्टीज अब इसमें नहीं है, इसमें ईरान और इजराइल नहीं है। थर्ड पार्टी के तौर पे अमेरिका आ गया, उसके बाद बरतानिया आ गया, 4 पार्टीज हो गई। अब आ गया रशिया, फिर आ गया चाइना, और आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया भी कहीं आ गया। तो ये, और फिर टर्की ने अपने शिप्स वहां डिप्लॉय कर दिए गल्फ ऑफ अदन में। तो ये अब दो पार्टीज का कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं रहा, अब सारे आ चुके हैं। जैसे अमेरिका अगर वो ईरान से डायरेक्ट लड़ रहा होगा तो रशिया और चाइना इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहे होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ईरान डिसइंटीग्रेट होगा तो फिर वो डायरेक्ट, सबसे ज्यादा जो चांस है कि रशिया जब वो डायरेक्टली यहां पर आ सकता है। तो अफगानिस्तान ने कहा हम अपने जंगजू जब भेजेंगे अगर ईरान ने रिक्वेस्ट की। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल है। इसी दरमियान जो है, अच्छा अब चाइना के हवाले से एक बात समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। चाइना और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर है वो इस वक्त जारी है और उसमें इजाफा हो रहा है। इसकी दो डायमेंशन मैं आपके सामने रखता हूं। अमेरिका जो है नाज़रीन, चाइना की जो चाइना के लिए जो ऑयल सप्लायर कंट्रीज हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। देखें, जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी गई या जो भी जंगें होती हैं उसमें एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। जापान, जब ये आलमी जंग हो रही थी उस वक्त जापान के लिए जो सारी ऑयल सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है, उसको रोका जा रहा था।
जर्मनी के लिए एनर्जी सप्लाई को रोका जा रहा था। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई को रोकना ये एक जंग का पिलर है। इस वक्त चाइना के लिए जो एनर्जी सप्लाई है उसको रोका जा रहा है। वो कैसे? चाइना के जो मेन सप्लायर हैं रशिया, वेनेजुएला, ईरान, ये तीनों अंडर अटैक आ चुके हैं। ये तीन मेन सप्लायर हैं चाइना के, और चाइना को सस्ता ऑयल दे रहे हैं। चूंकि तीनों पर सैंक्शंस हैं तो तीनों चाइना को सस्ता ऑयल दे रहे हैं, एंड देन डॉलर के बगैर दे रहे हैं, डॉलर में नहीं दे रहे, दूसरी करेंसी भी दे रहे हैं। या जैसे ईरान का बार्टर सिस्टम है, ईरान ऑयल देता है, चाइना आकर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है या कुछ और गुड्स भेज देता है, तो चाइना तो फायदे में है ना। वो डॉलर में खरीद रहा है, सस्ता खरीद रहा है, अपनी करेंसी में खरीद रहा है, या बार्टर सिस्टम, उसमें भी उनको फायदा हो रहा है। तो ये 7-3 सप्लायर हैं, तीनों अंडर। इस वक्त देखें रशिया पर अमेरिका की जंग जारी है, ईरान, वेनेजुएला। इसके अलावा चाइना जब वो सऊदी अरेबिया, यूएई, इन मुल्कों से भी ऑयल ले रहा है, लेकिन देखें ये तो अमेरिका के इत्तेहादिया ना और अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। तो जब वक्त आएगा तो इनके ऊपर भी प्रेशर अमेरिका जब डालना चाहेगा तो डाल लेगा कि चाइना को सप्लाई रोकें या कम करें, व्हाट्सोएवर। अभी चूंकि उसकी जरूरत नहीं है ना, अभी जो मेन है उनको तो वो डैमेज कर रहे हैं ना। अभी सऊदी अरेबिया और यूएई और इन मुल्कों की जरूरत नहीं है कि इनको प्रेशराइज किया जाए, और उससे ज्यादा अमेरिका खुलकर भी फिर चाइना खिलाफ आ जाएगा। तो जरा तरीके से चीजें हो रही हैं, लेकिन जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर अगली बारी उन मुल्कों की आएगी जो चाइना को एनर्जी दे रहे हैं। एक बात ये हो गई, इसलिए मतलब ये जंग जो हो रही है वेनेजुएला में, ईरान में, रशिया के खिलाफ, ये चाइना की जंग है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि चाइना चूंकि राइज कर रहा है तो अमेरिका चाइना को कंपीट नहीं कर पा रहा है। सो अमेरिका क्या चाहता है कि मैक्सिमम अब डिसरप्शन जो है वो क्रिएट की जाए, चाइना के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। चाइना की पॉलिसी क्या है? चाइना इस वक्त नाज़रीन किसी मेजर वॉर में, किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग नहीं होना चाहता। चाइना की पॉलिसी यह है, उनकी सोच यह है कि जब तक हम ताइवान ले नहीं लेते तब तक हम वर्ल्ड स्टेज के ऊपर उस तरह खुलकर नहीं आएंगे। और यही चीज है कि यहां पर जेनोसाइड हो रही थी, चाइना खुलकर मुखालफत भी कर रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली इस जेनोसाइड को रुकवाने के लिए नहीं आया। अगर चाइना डायरेक्टली आता तो शायद ये रोका भी जा सकता था। अगेन उसका मतलब ये नहीं कि चाइना कसूरवार है इसके लिए, लेकिन एज अ सुपर पावर स्टेटस आपके पास ये ताकत है कि आप ये रुकवा सकते हैं। तो चाइना नहीं आया, तो उसमें स्ट्रेटजी ये है, अच्छा चाइना मुखालफत की, डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर अपोज किया, ये वो सारा वो करते रहे, लेकिन एज अ सुपर पावर स्टेटस दे कुड हैव इट इंटरवीन एंड प्रेशर टू स्टॉप इट। तो उनकी पॉलिसी ये है कि दुनिया में जो मर्जी फिलहाल होता रहे, एक तरह से हमने उस वक्त तक इंटरवीन नहीं करना जब तक कि हम ताइवान को ले नहीं लेते। तो अब अमेरिका इसी चीज को, इस रास्ते को रोकना चाह रहा है कि उनको कहीं ड्रैग करना चाह रहा है, उनको इकोनॉमिक डिसरप्शन करना चाह रहा है, उनको डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ड्रैग करना चाह रहा है। तो इसलिए अब जो है वो चाइना, ठीक है ना, तो ये कोल्ड वॉर है जो जारी है। अच्छा, इजराइल ने क्या किया है? इजरायली एम्बेसडर टू वाशिंगटन ये बता रहा है कि इजराइल ने जो F-35 है उनको अपग्रेड कर दिया, यानी उनकी जो रेंज है उसको बढ़ा दिया, उनका जो फ्यूल टैंक है उसको बढ़ाया है, अपग्रेड किया है। तो अब ज्यादा किलोमीटर तक जो F-35 है वो फ्लाई कर सकते हैं, रेंज को जो है वो उनकी एक्सटेंड हो गई है। और समुद्रज का स्टेटमेंट आखिर में देखिए, कहता है कि मैं सिर्फ ईरान को डिस्ट्रॉय करने पर एग्री नहीं करूंगा कि, अच्छा उसने कहा कि अगर ये ऑप्शन हमें दिया जाए कि ईरान पर हमला करें और गजा को बख्श दें तो हम ये भी नहीं मानेंगे, ईरान को भी डिस्ट्रॉय करेंगे और गजा को भी। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।